सो हेलो ऑल, देखिए ये वाली वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपसे टेलीग्राम पे जो हमारा बैच है वहाँ पे मैंने आपको अपडेट दिया था कि हम एसएससी जेई की, अगर मैं बात करूँ एसएससी जेई के जो पीवाई क्यूज हैं उनको मैं कवर कराऊंगा। नाउ देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा, मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के, या फिर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस, इनको मैं कवर कराऊंगा। जो ईजी नेचर के हैं उनको हम नहीं देखेंगे, वो ऑलरेडी हमने जो मतलब एमसीक्यूज ऑलरेडी सेशंस लिए हुए हैं उन्हीं की तरह है। एंड आप एक चीज़ करोगे, जो प्ले लिस्ट हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे ओपन डाला हुआ है, पहले आप वो सेशंस अटेंड करके आओगे। अगर आपने वो सेशंस अटेंड नहीं किए हैं, आई विल रिकमेंड यू कि पहले आप वो सेशंस अटेंड करके आइए, फिर आप ये सेशन को अटेंड करिए। क्लियर? नाउ देखिए, जनरली हमारे जो सेशंस रहेंगे इसके रिगार्डेड, एसएससी जेई के रिगार्डिंग 3 सेशंस हमारे रहेंगे। नाउ जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है देखिए, एंड मैंने आपसे कहा था कि पहले एक जो पहला सेशन होगा उसमें हम पहले 4 यूनिट जो हैं उनको हम कवर करेंगे। नाउ देखिए, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज, एंड आप क्या करोगे, आप वीडियो को पॉज करोगे एंड मेरे आंसर करने से पहले ही आप अपना आंसर मैच करोगे। Average rate of water consumption per head per day as per Indian standard is 100 liters, 135 liters, 165, 200। सो एवरेज रेट की अगर हम बात करें पर हेड के हिसाब से, इसको हम कितना लेते हैं, 135 लीटर। सो इट इज़ 135 लीटर्स। नेक्स्ट पढ़ी है ये चीज़ें हमने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इसकी पीडीएफ होगी या फिर बुक होगी क्लियर इन्वायरमेंटल पोर्शन की, आपको क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दिखेगा। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पे ऐसे दिखेगा, ए वेल कंस्ट्रक्टेड इन ग्राउंड विदाउट पासिंग एन इम्परवियस स्ट्रेटम इज कॉल्ड। बट ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारा होता है दिस इज फ्रॉम, इसको हम कहते हैं, दूसरा जो सब्जेक्ट हमारे पास होता है दैट इज़ हाइड्रोलॉजी। दैट इज़ हमारे पास हाइड्रोलॉजी। नाउ हाइड्रोलॉजी में क्या होता है, हम बेसिकली ग्राउंड वाटर को स्टडी करते हैं, वेल्स को स्टडी करते हैं, स्प्रिंग्स को स्टडी करते हैं, अच्छा इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है सो ये हाइड्रोलॉजी में मेनली पूछा जाता है। क्लियर? सो ये ऐसे क्वेश्चन आपको करने की नीड नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था जब हमने कोर्स भी पढ़ा था कि जो इन्वायरमेंट पोर्शन है ये काफ़ी और सब्जेक्ट्स के साथ हमारा कनेक्टेड रहता है, लाइक इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, सॉयल मैकेनिक्स हो गया, सॉयल मैकेनिक्स हो गया, इवन अच्छा फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। इवन कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐसे हैं जो कॉस्ट एंड एस्टिमेशन के साथ रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। सो मेनली आपसे जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा वो 99% चांस है कि प्योर इन्वायरमेंट से ही पूछेगा। क्लियर? सो ऐसा क्वेश्चन आपको करने की नीड नहीं है, एंड ये जो क्वेश्चन है इसको ग्राउंड हाइड्रोलॉजी से पूछा गया है, सो ये आप नहीं करोगे। नेक्स्ट, टोटल वाटर डिमांड में बी टेकन एज, ये किन के लिए, अगर आपके पास ये बुक होगी या फिर आप अगर आपके पास इसकी पीडीएफ होगी, सो ये क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। अच्छा, दी टोटल वाटर डिमांड में बी टेकन एज, बताइए टोटल वाटर डिमांड हम कितनी ले सकते हैं, 135 एलपीसीडी, 160, 210, 270। सो टोटल वाटर डिमांड की बात कर रहे हैं, टोटल वाटर डिमांड हम 270 टू 335 एलपीसीडी तक जा सकते हैं। सो 270 इज बेस्ट ऑप्शन ईयर। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन पीक आर्ली वाटर डिमांड यानी कि मैक्सिमम आर्ली वाटर डिमांड। सो आपके पास क्या है, आपके पास आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, अच्छा एंड मैक्सिमम डेली डिमांड, इनके बारे में आपसे इक्वेशन पूछ रहा है। देखिए, आपने पढ़ा था जो मैक्सिमम आर्ली डिमांड होता है या फिर मैक्सिमम पीक डिमांड होती है ऑन मैक्सिमम डे, आपने क्या देखा था, इट वाज 1.5 इंटू हमारे पास एवरेज आर्ली डिमांड, इट वाज 1.5 इंटू एवरेज आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, इनकी एवरेज आर्ली डिमांड। फिर इसी को आपने देखा था, इट वाज 1.5 इंटू, अगर हम मैक्सिमम डेली डिमांड लाते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24, ऐसे आप करते थे। सो जो रेशियो हमारे पास है दैट इज़ नियरली कितना, 1.5 मैक्सिमम डेली डिमांड एंड मैक्सिमम आर्ली डिमांड का। सो यहाँ से आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम आर्ली डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड। सो जो रेशियो हमारे पास है दैट इज़ नियरली 1.5। सो 1.5 हमारा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको उस बुक में ये मिलेगा। क्लियर? एंड यहाँ पे डेट्स भी दिए रहते हैं। क्लियर? जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की थी दैट वाज एसएससी जेई पीवाईक्यू बाय आईईएस मास्टर, बाय आईईएस मास्टर। नाउ देखिए, नाउ देखिए किधर गए हम, ये वाला क्वेश्चन।
दी वेलोसिटी ऑफ एग्जिट, अच्छा नंबरिंग भी मैं करूँगा साथ में, ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन हो आप मुझे टाइप कर सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन हुआ। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप मानिए 2, मतलब जो हम कर रहे हैं। दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 हमारे पास। द वेलोसिटी ऑफ एग्जिट वेस्ट गैसेस शुड बी अ मिनिमम ऑफ डैश डैश ऑफ विंड स्पीड टू प्रिवेंट डाउन ड्रॉट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इसने चिमनी से पूछा है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली चिमनी से पूछा है एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। जो हमारे पास चिमनी होती थी क्लियर, जहाँ से हमारा प्लूम जो था वो बह रहा था, क्लियर क्लियर, जहाँ से हमारा प्लूम जो था वो उड़ रहा था। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ एग्जिट, जो यहाँ पे गैसेस हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, ये जो गैस हमारे पास है जब ये इस चिमनी से यहाँ पे एग्जिट करेगा इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वी ई एग्जिट वेलोसिटी। अच्छा शुड बी आप ए मिनिमम ऑफ डाइजेस्ट ऑफ विंड स्पीड, विंड स्पीड जो यहाँ पे विंड ब्लो कर रही होगी उसके कंपैरिजन में कितनी होगी टू प्रिवेंट डाउन ड्रॉट। डाउन ड्रॉट मतलब कि ये नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं आना चाहिए। सो इट इज़ बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आप याद रखोगे। इट इज़ 2.5 टाइम्स जो वेलोसिटी ऑफ एग्जिट गैस हमारे पास होती है, दैट इज़ 2.5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ विंड वी डब्ल्यू। सो ये डायरेक्टली वैल्यू आप याद रखोगे, दैट इज़ 2.5, दैट इज़ 2.5। नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स इज डिसाइनड। एंड देखिए ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों यहाँ पे करा रहा हूँ। देखिए जब भी टेक्निकल एग्ज़ाम होता है, टेक्निकल एग्ज़ाम एक तो देखिए ऑलरेडी आपका हार्ड वर्क चलता है एंड दूसरा आपका लक जो होता है ना वो भी काफ़ी मैटर करता है, स्पेशली टेक्निकल एग्ज़ाम जो भी होते हैं इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम। क्यों, देखिए होता क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल 7-8 बुक्स होती हैं जिनसे PYQs आते हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है, मतलब इसमें 7-8 बुक्स में मतलब फॉर एग्जांपल एक बुक खुरमी है, एक बुक हमारे पास गुप्ता है, या फिर IES दैट इज़ UPSC वाली बुक है, देन गेट की बुक है, देन हमारे पास ये SSC JE की बुक होगी, क्लियर। ऐसे ही और भी ऑथर्स हमारे पास हैं। अच्छा या जो हमारे पास टेक्स्ट बुक हो गया उनकी बुक है। मतलब अगर मैं इनकी बात करूं जनरली जो सबसे मतलब गंदी बुक मानी जाती है दैट इज़ खुरमी। सो कभी कभार होता क्या है, मतलब जो भी अच्छे कैंडिडेट होते हैं वो गुप्ता की स्टडी करेंगे। अच्छा IES UPSC की टेक्स्ट बुक, SSC JE गेट की, मतलब ऐसी बुक्स पढ़ेंगे। अच्छा कभी कभार होता क्या है, जो एग्जामिनर है वो खुरमी से पेपर डालता है। एंड हुआ क्या था, जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2022-2023 में सारा पेपर कहाँ से डाला था, खुरमी से डाला था। अब जिसने जिसने अच्छी तैयारी की होगी वो इन बुक्स को पढ़ता है, जो मतलब ऐसे ही रैंडमली पढ़ने आता है वो पहले खुरमी को पढ़ता है। सो होता क्या है, जिन्होंने खुरमी पढ़ी थी वो सारे सिलेक्ट हो गए एग्ज़ाम में। सो टेक्निकल एग्ज़ाम में ये चीज़ें होती हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हुए होते हैं। सो होता क्या है, एंड कॉन्सेप्ट्स तो सेम रहते हैं, बट यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन हैं दैट इज़ वेरी वेरी बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन हैं एंड काफ़ी क्वेश्चन रॉन्ग भी बनाए गए हैं। एंड इसीलिए जो मेजर कैंडिडेट्स होते हैं या फिर मतलब जिनने अच्छे से तैयारी की होती है वो इस बुक को नहीं पढ़ते हैं। नाउ होता क्या है, एग्जामिनर कभी कभार क्या करता है, एग्जामिनर कभी कभार इन बुक से PYQs आपके उठाएगा। इसीलिए हम SSC JE के देख रहे हैं एंड ऑलमोस्ट जो भी JE एग्ज़ाम होते हैं मतलब 120 में से अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन तो वो SSC JE से डालता ही है। सो इसीलिए हम ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, या फिर 15-20 क्वेश्चन गुप्ता से उठाएगा ही उठाएगा। बस 120 में से आप ये मानिए कि 15 to 20 नए क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारे मैक्सिमम PYQs होते हैं, मतलब अलग अलग बुक से लाए गए होते हैं। फिर आपका लक डिपेंड करता है। या फिर कभी कभार होता क्या है, 2021 में जो JE का एग्ज़ाम हुआ था सारे क्वेश्चन एक वेबसाइट से लिए थे, एंड इतने गंदे क्वेश्चंस लाए थे। सो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए जो आपके पास ऑप्शंस हैं या फिर जो चीज़ें आपकी लेवल में हैं आप एटलीस्ट उनको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स इज डिजाइनड। एंड जो टेक्निकल पोर्शन है, टेक्निकल पोर्शन में आपको मेरी एंड से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका एक एक चीज़ यहाँ पे कवर्ड होना चाहिए। बाकी जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है लाइक आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप उसकी कितनी तैयारी करके आए हो, क्योंकि वो अदर JK SSB एग्जाम्स में भी होता है। हमने भी वो कवर किया है बट स्टिल आप उससे ज़्यादा भी चीज़ें कर सकते हो। नाउ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स इज डिजाइनड। बताइए डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स, क्लियर, यानी कि पानी आपके घर तक आ रहा है, किसके लिए डिज़ाइन होता है। सो इट इज़ डिजाइनड फॉर बेसिकली
आरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, यानी कि मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। मंथली आपको जस्ट यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट यहाँ पे मैक्सिमम डेली डिमांड आपको दे के रखा है। सो ऑप्शन डी इज हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम विल कलेक्ट दी रेन वाटर। अगेन ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये इरीगेशन से लिया हुआ है, वहीं पे हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं इरीगेशन इंजीनियरिंग में, बट स्टिल ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इन्वायरमेंट में, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी है। सो इट इज़ हमारे पास प्राइमरी सिस्टम। जनरली डायरेक्टली आप याद रखिए, जो प्राइमरी सिस्टम हमारे पास होता है, हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होता है। आपको ये जानने की नीड नहीं है कि ये है क्या, बस इस क्वेश्चन को सीधे याद रखिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास होता है, जो भी रेन वाटर को मेनली कलेक्ट करता है, यानी कि पहले ही हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना है, फिर इसको कहीं पे डिस्पोज ऑफ करना है। सो इट इज़ हमारे पास प्राइमरी सिस्टम। सो प्राइमरी सिस्टम हमारा क्या करता है, रेन वाटर को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 5, दिस वाज नंबर 6, देन नंबर 7। Identify the method for the forecast of population of a town wherein the percentage increase in population from decade to decade remains constant. So percentage increase in population आपको बोल रहा है कि constant हमारे पास है. So it is which method? It is geometric increase method. Clear? या फिर percentage increase method, इसी को हम कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी में किससे डाले हुए हैं, पंप से डाले हुए हैं. एंड देखिए, ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि पंप जो हमारा टॉपिक होता है ये मेनली कहाँ पे होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर. क्लियर? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर वहाँ पे हमारा ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होता है. जैसे हमने जब पंप को पढ़ा था ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी. अब होता क्या है, मतलब पंप में आपको मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे. क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलेंगे पंप की क्लासिफिकेशन के ऊपर. बट हम पंप के रिलेटेड वही क्वेश्चंस देख रहे हैं जो इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से आए हुए हैं. सो देखिए ये वाला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पंप शुड बी सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू पंप द सीवेज फ्रॉम ए सेप्टिक टैंक. सेप्टिक टैंक से अगर आपको क्या करना है, सीवेज को पंप आउट करना है. सो इसके लिए आप याद रखिएगा, इसके लिए जो पंप यूज होता है दैट इज सबमर्सिबल पंप. सीधे पॉइंट आपको याद रखना है. सेप्टिक टैंक के लिए सेप्टिक टैंक, कौन सा पंप, सबमर्सिबल पंप. सो सबमर्सिबल पंप हमारा यूज होता है. नेक्स्ट देखिए, एक और पंप से ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस वाज नंबर 8, नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पंप्स कैन गिव डिस्चार्ज इवन एट हाई प्रेशर. सो इनमें से कौन सा पंप हमारे पास है जो डिस्चार्ज दे सकता है इवन एट हाई प्रेशर. हाई प्रेशर पे भी वो क्या कर सकता है, डिस्चार्ज दे सकता है. सिंगल स्टेज पंप, मल्टी स्टेज पंप, ये पंप्स क्या है, ये हम डिटेल में कहाँ पे पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर. मोनोब्लॉक पंप, रोटरी पंप. सो रोटरी पंप जो हमारे पास है, इट कैन गिव बेसिकली डिस्चार्ज इवन एट हाई प्रेशर. सो सीधे आपको याद रखना है रोटरी पंप. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पंप बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पावर. हमारे पास देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप आपने पढ़ा अगर आपको याद होगा. अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ पावर. नाउ लो लिफ्ट पंप, हाई लिफ्ट पंप, अगर हम इनकी बात करें, जो हमारे पास लो लिफ्ट पंप, हाई लिफ्ट पंप, ये जो पंप्स हमारे पास होते हैं, क्लियर, ये जो पंप्स हमारे पास होते हैं, दीज आर बेसिकली ऑन द बेस ऑफ सर्विस. चलिए क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम थोड़ा आपको बता देते हैं. क्लासिफिकेशन देखिए, पहले जो पंप्स हमारे पास होते हैं, क्लियर, पहले जो हमारे पास बेसिक पंप्स होते हैं, क्लियर, अगर मैं पंप की बात करूं ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन, अगर हम ऑपरेशन के बेस पे देखें, ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन. अच्छा, फिर हमारे पास होता है ऑन द बेस ऑफ पावर, ऑन द बेस ऑफ पावर. इस हिसाब से हमारे पास होता है ऑन द बेस ऑफ सर्विस. नाउ ऑपरेशन के बेस पे हमारे पास जो जनरली पंप होते हैं, इट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप. हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप इसमें आता है. सो एक हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा. दूसरा इसमें हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट पंप. दूसरा हमारा इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पंप. अच्छा, साथ ही में नेक्स्ट जो इसमें होता है दैट इज ईयर लिफ्ट पंप. सो ईयर लिफ्ट पंप और भी ढेर सारे पंप्स हमारे पास होते हैं इसमें ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन. ऑन द बेस ऑफ पावर, अगर मैं पावर की बात करूं, हमारे पास स्टीम इंजन पंप होता है. सो स्टीम इंजन पंप हमारे पास होता है. हमारे पास इस हिसाब से डीजल पे रन करने वाला पंप होता है. सो डीजल इंजन पंप आप लिख सकते हो. सो पहले स्टीम, फिर डीजल, फिर आजकल हमारे पास इलेक्ट्रिकली, यानी कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन पंप आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन पंप हमारे पास होते हैं. फिर सर्विस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सर्विस के हिसाब से हमारे पास लो लिफ्ट पंप, LLP में लिखूंगा, लो लिफ्ट पंप,
इसी हिसाब से HLP हाई लिफ्ट पंप हमारे पास होता है, या फिर इसी हिसाब से हमारे पास इसमें DWP दैट इज़ डीप वेल पंप। अच्छा, फिर हमारे पास फोर्थ इसमें बूस्टर पंप होता है। सो ये कुछ क्लासिफिकेशन हमारे पास हैं। दिस इज़ बेसिकली मेन क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास और भी सब क्लासिफिकेशन हैं, अगर आप याद रखना चाहते हो आप ये रख सकते हो। सो ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेस ऑफ पावर, ऑन द बेस ऑफ सर्विस। ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप, एयर लिफ्ट पंप, डिस्प्लेसमेंट पंप। फिर ऑन द बेस ऑफ पावर स्टीम, डीजल, इलेक्ट्रिक। फिर ऑन द बेस ऑफ सर्विस लो लिफ्ट पंप, हाई लिफ्ट पंप। फिर हमारे पास DWP दैट इज डीप वेल पंप। फिर हमारे पास बूस्टर, यहाँ पे बूस्टर पंप। सो ये आप याद रख सकते हो। सो ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ पावर अगर हम बात करें, सो पावर की बिना पे आपको सीधे समझ आएगा कि इट इज़ हमारे पास स्टीम इंजन पंप। सो हमारे पास कौन सा पंप? स्टीम इंजन पंप। सो दिस इज नंबर 10। सो स्टीम इंजन पंप इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगेन ये वाला क्वेश्चन आपको करने की नीड नहीं है। कहाँ से पूछा गया है? वही वेल हाइड्रोलिकस से। इसको हम कहते हैं वेल हाइड्रोलिकस। क्लियर? सो ट्यूबवेल से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? इसका जो आंसर हमारे पास है दैट इज स्ट्रेनर, बट ये क्वेश्चन आप नहीं करोगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इट इज़ फ्रॉम हाइड्रोलॉजी पोर्शन। क्लियर? बट अगर आप याद रखना चाहते हो यू कैन कीप इट इन माइंड, बट स्टिल ये जो क्वेश्चन है ये हमारा हाइड्रोलॉजी से है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगेन ये क्वेश्चन आप अगेन मान सकते हो हाइड्रोलॉजी से, बट इस क्वेश्चन को डाल सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब वाटर की बात हो रही है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सरफेस सोर्स ऑफ वाटर आर जनरली कंटेमिनेटेड एंड कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ट्रीटमेंट। सही बात है। जो सरफेस सोर्स हमारे पास होते हैं, क्लियर, मतलब जो भी पानी हमारे पास आ रहा है रिवर वगैरह से, वो कंटेमिनेटेड होते हैं। जो सरफेस सोर्स होते हैं आप उनको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हो विदाउट ट्रीटमेंट। सही बात है। अच्छा, ऊपर पूछ रहा है इनकरेक्ट। फिर दी नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर एट दी अर्थ सरफेस इज सैड टू फॉर्म ए स्प्रिंग। जी हाँ, जो नेचुरल आउटफ्लो वाटर का आता है कहाँ पे? ग्राउंड वाटर पे ग्राउंड लेवल पे आता है। किसका? नेचुरल आउटफ्लो ग्राउंड वाटर का। क्लियर? अर्थ सरफेस के ऊपर या ग्राउंड लेवल के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्प्रिंग। उसको हम कहते हैं स्प्रिंग। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर इनफिल्ट्रेशन वेल, अगर हम वेल की बात करें, जो वेल हमारे पास है इट इज अ सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। हमने देखा था सरफेस सोर्स क्या होते हैं, सब सरफेस सोर्स क्या होते हैं, इतना हमने जाना है। सो दिस इज करेक्ट। अच्छा, सो देयरफॉर इनकरेक्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। सो एट लीस्ट ये आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा है, ये आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा है, एंड इसको आप यहाँ पे अगेन मतलब दिमाग से भी सॉल्व कर सकते थे कि हाँ, जो स्प्रिंग होता है वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल होती है या फिर अर्थ सरफेस पे आपको पानी दिखता है। क्लियर? नेचुरली आउटफ्लो दिखता है। सो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। एंड ये जो ऑप्शन सी हमारे पास है दिस इज अगेन फ्रॉम हाइड्रोलॉजी। द कैविटी टाइप ऑफ ट्यूबवेल, हमारे पास ढेर सारे ट्यूबवेल्स होते हैं। ट्यूबवेल्स की मतलब वेल हाइड्रोलिक्स इसको हम कहते हैं। एक अलग यूनिट हमारा होता है हाइड्रोलॉजी के अंदर जहाँ पे हम सारे टाइप्स ऑफ वेल्स को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्प्रिंग्स को स्टडी करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन वेल्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, कैविटी टाइप ट्यूबवेल भी हमारे पास एक टाइप से होता है। फ्रॉम दी बॉटम, ये बोल रहा है कि ड्राज वाटर फ्रॉम दी बॉटम एज वेल एज फ्रॉम दी साइड्स। इसमें वाटर को खाली बॉटम से ड्रा किया जा सकता है, साइड से नहीं। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट, अब आते हैं हम यूनिट 2 के ऊपर, यानी कि यूनिट 2 जो आपको कहाँ पे मिलेगा? SSC JEE के हिसाब से। क्लियर? यूनिट 2 हमारा जो मैंने ऑलरेडी कंटेंट्स आपको शेयर किए थे, सो उस हिसाब से उस बुक में यूनिट 2 दैट इज क्वालिटी वाटर पैरामीटर, दैट इज क्वालिटी वाटर पैरामीटर। सो देखिए 2005 से यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड इसका क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 2 का उस बुक के हिसाब से जो मैंने ग्रुप में डाली थी। क्लियर? कि इसके क्वेश्चन में कराऊंगा। नाउ देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ए टर्बिडीमीटर यूजिंग ब्लू कोबाल्ट प्लेट, ए टर्बिडीमीटर यूजिंग ब्लू कोबाल्ट प्लेट इज। सो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसका यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन आपको दिया गया है। जब आप बुक खोलोगे इसमें आपको रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है, एंड जो राइट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज बेलीज टर्बिडीमीटर। बेलीज टर्बिडीमीटर में हम क्या करते हैं? ब्लू कोबाल्ट प्लेट का यूज़ करते हैं। सीधे आपको याद रखना है। क्लियर? एंड उसने शायद ट्यूब या फिर जैक्सन, हाँ जैक्सन उसने दिया हुआ है। सो इट इज़ बेली हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास दिस वाज नंबर 10, ये 11, ये 12 जो हम देख रहे हैं, ये 13, दिस वन इज 14। पोटेशियम थायोसायोनेट इज यूज्ड टू कलर
both the water sample and the standard solution for the determination of। सो पोटेशियम थायोसाइनेट का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए कलर मैचिंग टेक्निक का हाँ हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। एंड पोटेशियम थायोसाइनेट को हम यूज़ करते हैं ताकि हम किस कलर को डिटेक्ट करें। ये जनरली किसको डिटेक्ट करता है, आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम कार्बोनेट, नन। सो ये जनरली Fe+3 आयॉन्स को यहाँ पे डिटेक्ट करता है। सो इट इज़ हमारे पास आयरन की डिटेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 15, at lower pH the contact period required for chlorination। so at lower pH contact period required for chlorination जो हमारे पास होता है it is lower। next number 16, for construction use at a village site the local pond water must be। एंड आई बिलीव कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसको मुझे एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा था जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हम बात करें या फिर जो एफिशिएंसी एंड पीएच की हम बात करें, हमने देखा था जो लो पीएच हमारे पास है दैट इज़ मोर एफिशिएंट। जो लो पीएच हमारे पास होता है दैट इज़ मोर एफिशिएंट। क्यों, जितना पीएच बढ़ रहा था, अगर आपको याद होगा, एफिशिएंसी जो क्लोरीनेशन की थी वो डिक्रीज होती थी। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसीलिए एट लोअर पीएच जो कॉन्टैक्ट पीरियड होगा दैट विल बी लोअर। फॉर कंस्ट्रक्शन यूज एट ए विलेज साइट द लोकल पॉन्ड वाटर मस्ट बी। क्लियर, लोकल पॉन्ड वाटर मस्ट बी। सो देखिए अगेन हम इसको क्या मान सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन मान सकते हैं, दैट इज आरसीसी में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए बट स्टिल यहाँ पे इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से आप इसको कर सकते हो। फॉर कंस्ट्रक्शन यूज एट ए विलेज साइट, आपको क्या करना है, मतलब विलेज पे कहीं पे काम कर रहा है, चल रहा है। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल बिल्डिंग बन रही है, कोई स्कूल बिल्डिंग बन रही है, मतलब इसकी फाउंडेशन बन रही है, फिर ब्रिक वर्क हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो पानी यहाँ पे यूज़ होगा, कंस्ट्रक्शन के लिए जो पानी यहाँ पे यूज़ होगा बताइए। एंड आपके पास पॉन्ड का वाटर अवेलेबल है जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, बताइए उसमें से आपको क्या करना है, मतलब उसके लिए आपको कौन सी ट्रीटमेंट करनी है। उस पॉन्ड वाटर को अगर आपको कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे यूज़ करना है सीमेंट एग्रीगेट के साथ, आपको कौन सी प्रोसेस या फिर कौन सी ट्रीटमेंट यहाँ पे करनी है। सीविंग दैट इज सीवर्ड, बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड, मिक्सड विद जैगरी, मिक्सड विद क्लोरीन। बताइए क्या आप फिल्ट्रेशन करने बैठोगे, क्या आप क्लोरीनेशन या फिर जैगरी यहाँ पे इसमें डालोगे, जी नहीं, आप उसकी सीविंग करोगे। यानी कि यहाँ पे आप क्या लाओगे, एक सीव लाओगे, यानी कि एक छानी लाओगे एंड इसमें से पॉन्ड वाटर को पास करोगे ताकि जो अलगे वगैरह होंगे उसमें क्लियर वो यहीं पे रुक जाए, या फिर और कुछ जो भी चीज़ें हो सकती हैं प्लांट वाली चीज़ें वो यहीं पे रुक जाए ऊपर, एंड नीचे आपका साफ पानी चला जाए एंड उसको सीधे आप यहाँ पे यूज़ करोगे। वाई यू शुड इन मतलब यूज़ क्लोरीन हियर, क्योंकि क्लोरीन अगर आप यूज़ करोगे फिर बेसिकली उसके कारण क्या होती है, जो हम कंस्ट्रक्शन में स्टील यूज़ करते हैं, स्टील जो हम यूज़ करते हैं उसमें रस्टिंग होती है क्लोरीन के कारण। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो पानी यूज़ होगा दैट विल बी ओनली सीवर्ड, यानी कि जाली के थ्रू उसको डाला जाएगा। नेक्स्ट नंबर 17, देखिए एज पर IS इतना इतना द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर फ्लोराइड, एक्सेप्टेबल लिमिट देखिए 0.5, 1.5, 1, 2.5। सो एक्सेप्टेबल लिमिट पूछ रहा है। सो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है फ्लोराइड्स के लिए, उनकी एक्सेप्टेबल लिमिट के लिए, काश आप रिजेक्शन नहीं बोल रहे हैं, एक्सेप्टेबल लिमिट बोल रहे हैं। सो इट इज हमारे पास 1 यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर 18, which type of order characteristic is not used for classifying order for the given water sample as per IS इतना इतना। देखिए आपसे बोल रहा है कि ऑर्डर की बात हो रही है, ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है, ऑर्डर की। एंड यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि नॉट, इनमें से कौन सा ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक हम यूज़ नहीं करते हैं वाटर को क्लासीफाई करने में ऑन दी बेस ऑफ ऑर्डर। डिग्री ऑफ टर्बिडिटी, डिग्री ऑफ स्वीटनेस, डिग्री ऑफ पंजेंसी, डिग्री ऑफ स्मोकीनेस। बताइए क्या होगा ऑप्शन। सो देखिए स्वीटनेस हो सकती है ऑर्डर के रिलेटेड, अच्छा पंजेंसी हो सकती है ऑर्डर के रिलेटेड, स्मोकीनेस हो सकती है ऑर्डर के लिए। क्या आपने डिग्री ऑफ टर्बिडिटी ऑर्डर के रिलेटेड देखी थी, टर्बिडिटी इज अनदर थिंग, ऑर्डर अनदर थिंग। सो हमने टर्बिडिटी अलग कैरेक्टरिस्टिक देखा था वाटर का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्डर हमने अलग से देखा था। सो डिग्री ऑफ टर्बिडिटी इज नॉट रिलेटेड टू ऑर्डर, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर, सो ऑप्शन ए हमारे पास। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। नंबर 19, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन
एंड यहाँ से एजेंट दिया है, टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन यहाँ से एजेंट दिया है। फिजिकल पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, बैक्टीरियोलॉजिकल पोल्यूशन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सीवेज, क्रोमियम, फंगाई। क्लियर, सीवेज, क्रोमियम, फंगाई। एंड आजकल यू ऑल नो दैट जो आजकल आपका पेपर आता है जेके एसएसबी में, उसमें मतलब 10 से 15 क्वेश्चन वो डेफिनेटली किसके दे देता है, मैच दी फॉलोइंग। सो मैच दी फॉलोइंग में आपको काफ़ी ध्यान रखना है। मैच दी फॉलोइंग ईजी होते हैं बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मतलब एटलीस्ट यहाँ पे आपको टाइम सेविंग करनी है। कहाँ पे, मैच दी फॉलोइंग में। क्लियर, यहाँ पे आपको टाइम सेविंग करनी है, क्योंकि अगर आप एंड आप ऑप्शंस के थ्रू भी कहीं बार क्या कर सकते हो, ऑप्शंस के थ्रू भी कहीं बार जा सकते हो, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। कहाँ पे, मैच दी फॉलोइंग। अगर 15 मैच दी फॉलोइंग पूछे हैं, सो ऑन एन एवरेज इट कैन टेक यू 15 to 18 मिनट्स। बट अगर आप ऑप्शंस के थ्रू भी कभी कभार जाओगे, यहाँ पे आपको 10 मिनट्स ही 15 क्वेश्चन में लग सकते हैं। सो 5 मिनट आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। सो मैच दी फॉलोइंग उतने टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट यहाँ पे सारा खेल किसका है, टाइम सेविंग का। सो देखिए, फिजिकल पोल्यूशन सीवेज, केमिकल पोल्यूशन क्रोमियम, बैक्टीरियोलॉजिकल पोल्यूशन फंगाई। नाउ फिजिकल पोल्यूशन की बात हो रही है। सो फिजिकल पोल्यूशन किससे होता है, सीवेज से होता है। जब आप सीवेज पानी में डालोगे आपको फिजिकली दिखेगा कि पानी गंदा हुआ है। केमिकल पोल्यूशन, अगर पानी में क्रोमियम होगा सो दैट इज केमिकल पोल्यूशन। क्लियर, क्योंकि क्रोमियम सीधे केमिकल हमारे पास है। फिर बैक्टीरियोलॉजिकल पोल्यूशन किसके कारण, फंगाई के कारण। सो सीधे 1 का ए, 2 का बी, 3 का यहाँ पे सी। सो सीधा ऑप्शन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। सो 1A 2B 3C। नेक्स्ट नंबर 20। देखिए मतलब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन 27 दिख रहा है। देखिए 23 फिर 27। सो इसका मतलब 24 25 26 मैंने स्किप किया। या तो वो न्यूमेरिकल्स होंगे, या तो वो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे जो हमने देखे, या फिर काफ़ी सिंपल होंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो रहा है उस बुक के अकॉर्डिंग। क्लियर, बुक के अकॉर्डिंग अब हमारा यहाँ पे यूनिट 3 स्टार्ट हो रहा है। क्लियर, अब यहाँ पे हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो रहा है। एंड यूनिट 3 उस बुक में कौन सा है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा। टेम्परेरी हार्डनेस, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके गलत भी नहीं होने चाहिए। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण हमारे पास है, टेम्परेरी हार्डनेस जिसको हम कहते हैं कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट हार्डनेस। सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट ये हमारे पास है परमानेंट हार्डनेस। सो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। सो 19 फिर ये हमारा सीधा 20 रहेगा। या फिर जो दूसरा क्वेश्चन देखिए 1 2, देखिए दूसरा क्वेश्चन, दी पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय पैथोजेंस, नाइट्रिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, नॉन क्लोरिनेशन। सो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। सो बीच में जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किए होंगे, देखिए जो बीच में मैंने स्किप किए होंगे यहाँ पे, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फिर 19th, फिर 23rd। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे डेटा बेस्ड होंगे, या फिर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमने किए हैं, या फिर करने की नीड नहीं है बार बार इनको। सो इसलिए जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल हैं या फिर अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सोप सोल्यूशन required to obtain a permanent leather with a water sample of known volume with a constant shaking determines the total hardness in डॉक्टर क्लार्क्स प्रोसेस, हैनर, विलियम, फिर डोरखेम। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे बात कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ लेदर की। सो इट इज़ बेसिकली सोप सोल्यूशन टेस्ट, या फिर जिसको हम डॉक्टर क्लार्क्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्लियर, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ हैनर्स प्रोसेस की अगर हम बात करें, अगर आपको याद होगा यहाँ पे बेसिकली हम अल्कलिनिटी के बेस पे बात करते थे, बाय फाइंडिंग दी अल्कलिनिटी। अगर आपको याद होगा बिफोर एंड आफ्टर बॉइलिंग। सो यहाँ पे ऑन दी बेस था हम क्या करते थे, अल्कलिनिटी के बेस पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें हैनर्स मेथड में यहाँ पे बेसिकली जो सोडियम कार्बोनेट होता है उनकी हम बात करते हैं, एंड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर म्यूथाइल ऑरेंज यहाँ पे बेसिकली यूज़ होता है। सो हैनर बुक की अगर मैं बात करूँ, बुक में इसने हैनर ऑप्शन दिया होगा, बट इट इज़ हमारे पास डॉक्टर क्लार्क्स प्रोसेस। नेक्स्ट, इन सेडिमेंटेशन टैंक। अगेन ये जो क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे रॉन्ग आंसर फ्रेम किया गया है इस वाले क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, एंड इस क्वेश्चन में भी। देखिए इन ए सेडिमेंटेशन टैंक सरफेस एरिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपेसिटी, डेप्थ इज मोर इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया, कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया, कैपेसिटी एंड डेप्थ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आपको याद होगा सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर उसने दिया है डेप्थ इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन सरफेस एरिया, बट इट इज़ रॉन्ग। डेप्थ हमारा जो होता है वो एफिशिएंसी के रिलेटेड नहीं होता है, अगर आपको याद होगा। सो हमने देखा था एफिशिएंसी किसके रिलेटेड होती है, अगर आपको याद होगा
सरफेस ओवरफ्लो रेट, अगर आपको याद होगा। सो एफिशिएंसी हमारी किसके रिलेटेड होती है? सरफेस ओवरफ्लो रेट के रिगार्डिंग। एंड देयरफॉर इसीलिए जो सरफेस एरिया हमारे पास होता है इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन कैपेसिटी। क्लियर? सो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन हमारा रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। सो सरफेस एरिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपेसिटी। एंड ये चीज़, ये जो क्वेश्चन है ये आगे फर्दर जो इसमें मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उनमें भी ये आपको क्लियर होगा। क्लियर? क्योंकि ऐसे इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने। क्लियर? सो सरफेस एरिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपेसिटी। उसने दिया हुआ है कि डेप्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नंबर 21, देन नंबर 22, टोटल सॉलिड्स इन वाटर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। एंड अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्लियर? अगेन आप कंफ्यूज हो सकते थे। टोटल सॉलिड्स इन वाटर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल एंड सेटलेबल सॉलिड, सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग, सस्पेंडेड एंड डिजॉल्वड, कोलाइडल एंड बैक्टीरियल। सो इट इज़ हमारे पास सस्पेंडेड एंड डिजॉल्वड। कुछ पानी में तैरेंगे, कुछ पानी के अंदर डिजॉल्व होंगे। सो टोटल सॉलिड हम मानते हैं बेसिकली इन्हीं के कारण, सस्पेंडेड एंड डिजॉल्वड सॉलिड्स। नेक्स्ट, the ratio of discharge and plan area of a continuous flow type of settling tank, इनकी discharge per unit area बताइए क्या होता है? इट इज सरफेस ओवरफ्लो रेट, या फिर ओवरफ्लो रेट, या फिर ओवरफ्लो, या फिर सरफेस लोडिंग। सो ऑल ऑफ दीज। क्लियर? सो सरफेस ओवरफ्लो रेट हमारा क्या होता है? डिस्चार्ज अपॉन एरिया। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था? नंबर 23, इट इज 24। Which one of the following is most important parameter for removal of discrete particles in design of continuous flow rectangular sedimentation tank? इनमें से most important parameter आपको चुनना है किसके रिगार्डिंग? रिमूवल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डेप्थ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक, सरफेस ओवरफ्लो रेट, टेम्परेचर। सो अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन वापस आया। सो इट इज सरफेस ओवरफ्लो रेट। सो ये हमारे पास बेस्ट पैरामीटर होता है। एज जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है इट इफेक्ट इज एफिशिएंसी इसके ऊपर डिपेंड हमारे पास होती है। सो देयरफॉर सरफेस ओवरफ्लो रेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन ए स्लो सैंड फिल्टर यूज्ड फॉर दी वाटर प्यूरिफिकेशन? देखिए स्लो सैंड फिल्टर 300 to 600, 100 to 200, फिर 500 to 1000, 3000 to 6000। सो इट इज़ हमारे पास 100 to 200 लीटर पर आवर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। नेक्स्ट, इफ द pH ऑफ वाटर इज मोर देन 8.5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोअमाइन्स विल बी फॉर्मड? सो अगर pH हमारा 8.5 से ज़्यादा होगा, या फिर 6.5 to 8.5 होगा, या फिर इससे ज़्यादा होगा। क्लियर? सो बताइए कौन सा क्लोरोअमाइन हमारा बनता है? सो इट इज़ जनरली मोनोक्लोरोअमाइन। यहाँ पे जनरली आप क्या कहते थे? pH इज ग्रेटर देन 6.5, तब जाके आपका क्या बनता है? तब जाके आपका मोनोक्लोरोअमाइन बनता है। एंड इसमें दिया है ग्रेटर देन 8.5, सो ग्रेटर देन 6.5 मतलब ये 8.5 से अबोव हो सकता है मोनोक्लोरोअमाइन। फिर हमने आपको बोला था डाइक्लोरोअमाइन किस pH रेंज में बनता है? 5 to 6.5। एंड जो हमारे पास नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड होता है किस pH में बनता है? 4.5 से नीचे। क्लियर? एंड हम ज़्यादा चाहते ही नहीं है कि हमारा NCl3 बने, हम ज़्यादा चाहते हैं कि NH2Cl बने, या फिर NaCl2 ये हमारे बने, ना कि NCl3। क्लियर? सो देयरफॉर हमारे पास ए pH ऑफ द वाटर इज मोर देन 8.5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोअमाइन विल बी फॉर्मड? इट इज मेनली मोनोक्लोरोअमाइन हमारे पास, मोनोक्लोरोअमाइन। क्लियर? एंड प्रीडोमिनेंट हमारे पास क्या होता है? प्रीडोमिनेंट हमारे पास डाइक्लोरोअमाइन होता है। एंड pH रेंज जो बेस्ट हमारे पास होता है दैट इज 5 to 6.5। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 24, दिस वाज नंबर 25, नंबर 26, नंबर 27। सो नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए कोगुलेंट? कॉपरेस होता है, अलम होता है, फेरिक क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बेट नहीं होता है। सो नॉट। सो दिस वाज 27। नेक्स्ट 28, the process of adding chemicals to induce aggregation and settling of finely। एग्रीगेशन मतलब पहले पार्टिकल्स को ऐसे एग्रीगेट करना, फिर सेटलिंग, फिर इनकी सेटलिंग कराना। आप फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर, कोलाइडल मैटर, एंड किसकी? कोलाइडल मैटर की, फाइनली सस्पेंडेड मैटर की। सो इसको हम क्या कहते थे? कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। क्लियर? जहाँ पे कोलाइडल या फिर फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको हम कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन या फिर क्लैरिफिकेशन भी कहते हैं। क्लियर? 28। नेक्स्ट इज 29। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर pH कंट्रोल ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन? डिसइंफेक्शन के टाइम जो pH कंट्रोल हम कर लेते हैं उसका मेन रीजन क्या होता है? टू इनहिबिट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ वाटर, टू इंश्योर दैट पावरफुल
residual hypochlorous acid is formed to ensure a good water pH in the distribution system to ensure only HCl is formed. So बताइए pH कंट्रोल, pH को कंट्रोल करने के लिए या फिर pH को इस रेंज में चाहने के लिए 5 to 6.5 क्लियर, यानी कि जो हमारा pH है दैट शुड बी मतलब 5 to 6.5. रीज़न बीइंग क्योंकि ये बेस्ट pH हमारे पास होता है. क्लियर, ना हम ज़्यादा हायर pH चाहते हैं 8.5, ना हम ज़्यादा लोअर चाहते हैं 4.4 के बिलो, ताकि हमारा क्या बने, ताकि हमारा HOCl फॉर्म हो, हाइपोक्लोरस एसिड. क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये बेसिकली कितनी कैपेबिलिटी रखता है, ये 80 टाइम्स कैपेबिलिटी रखता है एज कम्पेयर टू बाकी जो हमारे पास क्लोरीन के मतलब फॉर्म्स होते हैं. सो ये स्ट्रॉन्गर हमारे पास होता है. नेक्स्ट नंबर 30, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्लो सैंड फिल्टर. एंड जहाँ पे इनकरेक्ट आए, करेक्ट आए, ट्रू आए, फॉल्स आए, ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से करना होता है. क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब चीज़ें पता भी होती हैं बट बाय सिली मिस्टेक मतलब जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं. फिर वही 2-3 मतलब जो क्वेश्चन हैं वो मैटर करते हैं सिलेक्शन में. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ईयर. सो ये गलती आप ना करें. सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू स्लो सैंड फिल्टर. करेक्ट बोल रहा है. द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इन दी रेंज ऑफ 100 to 150. नहीं, 150 नहीं होता है हमारे पास, 100 to 200, क्योंकि यहाँ पे 150 लिखने में एंड 200 लिखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. क्लियर, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. फिर द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल शल बी 0.15 to 0.3 mm एंड दियर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट शुड बी प्रेफरेबली बिलो 3. नाउ देखिए, अगर आपको याद होगा हमने बात की थी D10 की. सो अगर आपको याद होगा D10 हमने कहा था स्लो सैंड फिल्टर में इट शुड बी 0.2 to 0.4 mm एंड रैपिड सैंड फिल्टर में इसका वैल्यू हमारा कितना होता था, ये हमारा 0.5 तक भी चला जाता था. क्लियर, ये हमारा 0.5 तक भी चला जाता था. 0.35 होता था, मैंने आपको सिंपली बोला था कि 0.3 to 0.5 आप याद रखिए. नाउ सो इट इज़ 0.4 तक चला जाता है एंड इसको हम प्रेफर करते हैं कि ये बेसिकली क्या रहे, 0 मतलब इसी रेंज में हमारा रहे. सो ऑप्शन बी हम यहाँ पे करेक्ट मान सकते हैं. बट अभी हम बाकी भी देख लेते हैं. बैक वॉशिंग इज़ डन डेली. बैक वॉशिंग हम कहाँ पे करते हैं, बैक वॉशिंग हम रैपिड सैंड फिल्टर में करते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो क्लीनिंग पीरियड होता है, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, स्लो सैंड फिल्टर की. यहाँ पे जो क्लीनिंग पीरियड होता है इट इज़ 1 to 3 months हमारे पास. फिर पानी को आप जनरली 24 to 36 आवर्स के लिए यानी कि 1 से 1.5 दिन तक होल्ड कर लेते हो. बट जो क्लीनिंग पीरियड होता है दैट इज़ नॉट फ्रीक्वेंट, दैट इज़ 24 to दैट इज़ हमारे पास 1 to 3 months किधर, स्लो सैंड फिल्टर के अंदर. क्लियर, क्लीनिंग पीरियड 1 to 3 months. ये बोल रहा है कि बैक वॉशिंग हम करते हैं. फिर फिल्टर मीडिया है इफेक्टिव साइज. इफेक्टिव साइज हमने देखा 0.2 to 0.4, यहाँ पे बोल रहा है 0.5 to 0.7. सो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा दैट इज़ बी, यानी कि ये इस रेंज में आ सकता है. 0.1 to 0.15 to 0.3 ये इस रेंज में हमारा लाई करता है. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अगर रैपिड होता तब 0.3 to 0.5 यानी कि 0.3 से अबव ही जा रहा है. सो ऑप्शन बी हम करेक्ट मान सकते हैं. एक्यूरेट नहीं है बट करेक्ट यहाँ पे हम मान सकते हैं. 30. नेक्स्ट इज 31. एज पर IS इतना विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन ए सेडिमेंटेशन टैंक. सो सेडिमेंटेशन टैंक में कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. सरफेस ओवरफ्लो, जी हाँ करेगा. साइज, शेप एंड वेट ऑफ पार्टिकल, जी हाँ करेगा. इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट, जी हाँ. pH वैल्यू ऑफ वाटर, देखिए pH का कोई लेना देना भी नहीं है सेडिमेंटेशन में, क्योंकि यहाँ पे आप फिजिकली विद द हेल्प आप ग्रेविटी का यूज़ कर रहे हो एंड आप फिजिकली जो पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर रहे हो. आप देख रहे हो अपनी आंखों से कौन से पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं. सो pH वैल्यू का यहाँ पे लेना देना नहीं है किसके अंदर, सेडिमेंटेशन में. आपको pH कंट्रोल करने की नीड भी नहीं है. नेक्स्ट इज 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एक्टिवेटेड कार्बन इज ए डिक्लोरिनेटिंग एजेंट. देखा था हमने जो ऑब्जेक्टिव्स हमने किए थे, इसीलिए जो पुराने सेशंस हैं पहले आप उनको अटेंड करें. ये मैं उसी प्ले लिस्ट में डालूंगा जो हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है. सो आप सीक्वेंस में आएँ और जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस करें. एक्टिवेटेड कार्बन इज ए डिक्लोरिनेटिंग एजेंट, जी हाँ सही बोल रहा है. फ्लोक्लेशन इज ए केमिकल टेक्निक that is directed towards the destabilization of charged particle and the coagulation promotes agglomeration. फिर पढ़िए next. In plane sedimentation tanks the removal of particle is independent of depth of sedimentation tank. Next, filter purify water through the following 4 different processes: mechanical, staining, flocculation, sedimentation, biological metabolism and electrolytic charges charging. So देखिए आप बताइए इनमें से हमारा इनकरेक्ट कौन सा रहेगा. क्लियर, आप बताइए इनमें से हमारा इनकरेक्ट कौन रहेगा. देखिए अगर आप ऑप्शन
बी पे आओगे, क्या बोल रहा है, फ्लोकुलेशन इज ए केमिकल टेक्निक, सो इट इज़ नॉट फ्लोकुलेशन। सो हमारे पास कोगुलेशन क्या होती है, कोगुलेशन इज ए केमिकल टेक्निक, सो कोगुलेशन इज ए केमिकल टेक्निक। सो यहीं पे आपको रॉन्ग दिया है एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो डेफिनेशन आप आगे पढ़ोगे ये आपको लग रहा है कि हाँ ये डेफिनेशन हमने फ्लोकुलेशन कोगुलेशन में पढ़ी है, बट इट इज़ पर्टिकुलरली कोगुलेशन इज ए केमिकल टेक्निक नॉट फ्लोकुलेशन। क्लियर। सो फिर बोल रहा है कोगुलेशन प्रमोट्स एग्लोमेरेशन, सो इट इज़ हमारे पास फ्लोकुलेशन प्रमोट्स एग्लोमेरेशन। सो ये आपको रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। बाकी एक्टिवेटेड कार्बन इज ए डिक्लोरिनेटिंग एजेंट। फिर प्लेन फर्मेंटेशन में जो एफिशिएंसी है, अभी हम बार बार बात कर रहे थे, जो पिछला क्वेश्चन भी हमने देखा था जिसमें उसने रॉन्ग दिया था कि डेप्थ इज़ मोर इंपॉर्टेंट है, डेप्थ इज़ इंडिपेंडेंट है। ये जो एफिशिएंसी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ, डेप्थ के साथ उतना लेना देना नहीं है एज कम्पेयर टू सरफेस और फ्लो रेट या फिर सरफेस एरिया। सो दिस इज़ राइट ऑप्शन। फिर फिल्टर्स प्यूरीफाई, जी हाँ हमने देखा था फिल्ट्रेशन में ये प्रोसेस हमारे पास होता है। क्लियर। सो दिस इज नंबर 32। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 33। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4 के ऊपर, जो हम को वहाँ पे दिया है। क्लियर। जो हमको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे, जो मैंने आपको कंटेंट डाला था कहाँ पे, ग्रुप में। नाउ देखिए नंबर 33, द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी। अगर आपको याद होगा वाटर किधर की ओर फ्लो कर रहा है, आउटर पेरीफेरी में वाटर फ्लो कर रहा है। बताइए ऐसा सिस्टम हमारे पास क्या है, रिंग सिस्टम, डेड एंड, रेडियल या फिर ग्रिडायरन। सो इट इज़ हमारे पास रेडियल सिस्टम। आपने बायो में भी पढ़ा होगा रेडियली आउटवर्ड सिमेट्री, रेडियली इनवर्ड। सो इट इज़ हमारे पास रेडियली आउटर। क्लियर। सो ये आप सिंपली लॉजिकली भी कर सकते थे अगर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, एंड अगर आपने बचपन से ये चीज़ याद रखी होती कि हम चीज़ें क्या पढ़ते हैं, रेडियली आउटवर्ड या फिर रेडियली इनवर्ड। क्लियर। सो देयरफॉर रेडियल सिस्टम में आउटर पेरीफेरी की ओर फ्लो करता है। नेक्स्ट हमारे पास 34। ये जो क्वेश्चन है इट इज़ मोर रिलेटेड टू कॉस्ट एंड एस्टिमेशन। अगेन सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है कॉस्ट एस्टिमेशन। ये क्वेश्चन ज़्यादा उसके रिलेटेड है एंड इन्वायरमेंट के रिलेटेड काम। देखिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ वाटर सप्लाई। पाइपर्स लेड इन ट्रंच एंड पाइपर्स फिक्स टू वाल्स। वाल्स में जब हम फिटिंग कर लेते हैं, एंड ट्रंच में जो पाइप्स होती हैं आर मेजर्ड सेपरेटली। जी हाँ, उनको हम सेपरेटली मेजर करते हैं। क्लियर। सेपरेटली उनका हम मेजरमेंट लेते हैं। जो ट्रंच में पाइप डालोगे उसका सेपरेट मेजरमेंट होगा, वहाँ पे अलग साइज़ यूज़ होगा। जो वॉल्स में पाइप्स की फिटिंग होती है उनका अलग साइज़ होता है। क्लियर। सो इट इज़ मोर रिलेटेड टू कॉस्ट एस्टिमेशन। सो सही बात है। कटिंग थ्रू वॉल एंड फ्लोर्स आर इंक्लूडेड विद द आइटम। सो ये भी सही बात है, अगेन एस्टिमेशन का ही क्वेश्चन है। पाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड क्वालिटी। जी हाँ, सिंपल लॉजिकली क्वेश्चन है। इन लेइंग पाइप्स द मेथड ऑफ जॉइनिंग एंड फिक्सिंग इज स्पेशली स्पेसिफाइड। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मे बी दे सकता है क्वेश्चन, बट इट इज़ मोर रिलेटेड टू कॉस्ट एस्टिमेशन। इन्वायरमेंट से उतना रिलेटेड नहीं है, बस यहाँ पे पाइप्स ट्रंच की बात की गई है, इसलिए एग्जामिनर ने इसको कहाँ पे कंसिडर किया है, इन्वायरमेंट के अंदर क्वेश्चन, बट इट इज़ मोर रिलेटेड टू हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन। वहाँ पे हम मेजरमेंट लेते हैं चीज़ों का। सो दिस वॉज नंबर 34। नंबर 35, which one of the following pairs is incorrectly matched? Surge arrestor controls water hammer. Cover value to drain or empty the pipeline section. Chuck value to chuck the water flow in pipes in all direction. Ear value to release the accumulated air in pipelines. बताइए आंसर, यहाँ पे बताइए आंसर। एंड आई बिलीव कि आप क्वेश्चन को जैसे ही आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, पहले आप खुद से ऑप्शंस यहाँ पे मैच कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इनकरेक्ट पेयर। सो सीधे मैं आऊँगा ऑप्शन के ऊपर, चक वैल्यू टू चक दी वाटर फ्लो इन पाइप्स। सही बात है यहाँ तक, बट यहाँ पे रॉन्ग बोल रहा है, इन ऑल डायरेक्शन। अगर आपको याद होगा रिफ्लेक्स वैल्यू या फिर चक वैल्यू, वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेसिकली चक करता है या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी को फ्लो कराता है। सो टू चक दी वाटर फ्लो इन पाइप्स इन ऑल डायरेक्शन, नहीं ऑल डायरेक्शन नहीं, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो इट इज़ रॉन्ग। Number 36, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीवीसी पाइप्स। जो पीवीसी पाइप्स हमारे पास हैं उनके रिलेटेड ट्रू नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। दे हैव गुड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, हेंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर पासिंग थ्रू सच पाइप्स इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटसाइड टेम्परेचर। जी हाँ। सो विंटर में आजकल फॉर एग्जांपल कश्मीर में हम ज़्यादातर किन का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर पीवीसी पाइप्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शार्प डिक्लाइन आती है या फिर शार्प चेंज आती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट वैरी करता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के अंदर। देयरफॉर इनमें जो टेम्परेचर इफेक्ट है वो उतना इफेक्ट नहीं डाल देता है। सो सही बात है।
लॉजिकली भी आप ये चीज़ें सोच सकते हो। क्लियर? दे पोसेस हाई हेजन विलियम कॉन्स्टेंट एंड इट रिजल्ट्स इनटू एडाप्टेशन ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ पीवीसी पाइप्स कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल पाइप्स। जो पीवीसी पाइप्स होती हैं आप इनको नहीं देखते हो कि ये बड़ी साइज़ की है, मतलब 1 फीट की पाइप, 1 फीट का डायामीटर। क्लियर? 1 फीट का, जैसे पेन स्टॉक्स हमारे पास होते हैं बड़े बड़े पाइप्स, 1 फीट का डायामीटर, 2 फीट का, 1 मीटर का डायामीटर, ऐसा नहीं हो जैसे सीवर्स में होता है। सो यहाँ पे स्मॉलर साइज होता है। सो रीजन बीइंग, इनमें बेसिकली क्या होता है, जो हेजन विलियम कॉन्स्टेंट होता है वो बेसिकली हाई होता है। अगर ये आपको पता भी नहीं होता स्टिल आप इस क्वेश्चन को कर पाते। कैसे? देखिए, दे हैव नो प्रॉब्लम ऑफ इनक्रस्टेशन। जी हाँ, इसीलिए तो हम पीवीसी पाइप्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर? अपनी सेप्टिक टैंक के अंदर, क्योंकि उनमें इनक्रस्टेशन का उतना मसला नहीं होता है कि यहाँ पे जो पाइप मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें कोरोजन लग जाएगा या फिर उसमें क्या होगी, बर्स्टिंग होगी। वो ऐसा मामला इनमें नहीं है एज कम्पेयर टू स्टील पाइप्स। सही बात है। फिर दे पोसेस लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन। सो कास्ट आयरन के कंपैरिजन में बोल रहा है कि लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि टेम्परेचर के कारण ये उतनी एक्सपेंड नहीं करेंगी टेम्परेचर चेंज के कारण जितनी कास्ट आयरन करेंगी। ये तो गलत बात है। सो ये टेम्परेचर के कारण क्या करेंगी, एक्सपेंड अच्छे से करेंगी एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन। सो इनमें हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा, आप पीवीसी पाइप को बाहर रखो, क्लियर, आप देखोगे ये काफ़ी हॉट होगी, आप इसको क्या कर सकते हो, ईजिली बेंड कर सकते हो। जब आप इसको ईजिली मोड़ वोड़ सकते हो, इसका मतलब इसमें हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। सो इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज रॉन्गली फ्रेम्ड हियर। 36। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 37। वट इज द मेजर फंक्शन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बताइए मेजर फंक्शन किसका, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। टू कैरी वाटर फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लांट टू इंडिविजुअल होम, टू कैरी वाटर फ्रॉम सोर्स टू द फिल्ट्रेशन यूनिट, टू कैरी वाटर फ्रॉम इंडिविजुअल होम्स टू ट्रीटमेंट प्लांट, या टू कैरी वाटर फ्रॉम सोर्स टू द पंप हाउस। सो बताइए मेजर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन, टू कैरी वाटर फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लांट टू इंडिविजुअल होम्स। जी हाँ, यही तो फंक्शन होता है। जहाँ पे हम पानी को ट्रीट कर रहे हैं वहाँ से आपके घर तक या फिर हमारे घर तक पानी आना चाहिए, वही तो काम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट, टू कैरी वाटर फ्रॉम सोर्स टू फिल्ट्रेशन यूनिट। नहीं, क्योंकि फिल्ट्रेशन यूनिट तक ही नहीं, हमारे घर तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। टू कैरी वाटर फ्रॉम इंडिविजुअल होम्स टू ट्रीटमेंट यूनिट। जी नहीं, घर से ट्रीटमेंट प्लांट तक आप लेके जाओगे वापस। टू कैरी वाटर फ्रॉम सोर्स टू पंप हाउस। जी नहीं। सो कैरी फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर कहाँ तक, इंडिविजुअल होम्स तक पानी लाना, ये किसका काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम होता है। सो आई होप आपने यहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे एंड आपने चेक किया होगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी में पूछे जाते हैं एंड इन क्वेश्चन की आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है। सो थैंक यू ऑल, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।